तक उत्तर प्रदेश में चुनाव में सफलता न मिलने के बाद बीजेपी एक बड़ा महामंथन कर रही है और इस महामंथन में एक राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव कही है, जिसमें पहले नंबर पर तो वही कि विपक्ष का ये झूठा प्रचार था, झूठा प्रसार था, इसका नुकसान हुआ। बड़ी बात यह है कि आरक्षण को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कहा है कि ओबीसी और एससी आरक्षण के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा जब आती है तब वो अपना असली चरित्र, यानी सत्ता में वो जब आती है तब वो अपना असली चरित्र दिखाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा आरक्षण और बाबा साहेब का विरोध किया है। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि सरकारी भर्तियों या परीक्षाओं में रुकावट नहीं आनी चाहिए, शुचिता और पारदर्शिता की जरूरत है। पेपर लीक का भी जिक्र किया गया। इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी सजा के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यदि सत्ता में आ जाते तो हिंदू शब्द कहने पर ही बैन लगा लेते। हालांकि इस राजनीतिक प्रस्ताव में ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि राहुल गांधी जब लोकसभा में बोले थे तब उस वक्त उन्होंने हिंदू 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 न जाने कितनी बार हिंदू शब्द का ना सिर्फ खुद इस्तेमाल किया, फिर भगवान शिव की फोटो भी उन्होंने दिखाई थी। अब इसके पीछे उत्तर प्रदेश में ये जो रणनीति तैयार की जा रही थी, ये एक एग्रेसिव रणनीति अवधेश जी क्या दिखाई दे रही है, या ये एक बार फिर डिफेंसिव मोड में चले गए हैं? नहीं, देखिए, इससे जो कार्यकर्ता जो प्रतिबद्ध समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, स्थानीय नेता थे, उनकी उदासीनता, उनकी नाराजगी को इसमें अभिव्यक्त नहीं किया गया है, जो मूल कारण बीजेपी के लिए पूरे देश में है। और इससे लोगों का असंतोष और बढ़ेगा। जो उत्तर प्रदेश का अभी मैं प्रस्ताव देख रहा हूं, उसमें सबसे पहले तो स्वीकार होना चाहिए कि हमसे कहीं भूले हुई है, उस पर मंथन कर रहे हैं। कम से कम इतना अगर इस प्रस्ताव में आ जाए तभी होगा। एग्रेसिव होना ठीक है, राहुल गांधी जी जिस ढंग से हिंदू हिंदुत्व पर बोल रहे हैं उस पर एग्रेसिव होने में बीजेपी को समस्या नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर आरक्षण, देखिए, आरक्षण में तो बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दिया है, आरक्षण के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता है। लेकिन जब आप उस आरक्षण की ओर जाते हैं तो लगता है जैसे बीजेपी एक मंडलवादी पार्टी के रूप में अपने को हिंदुत्व और मंडलवादी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। उसका परिणाम यह होता है कि पूरा नैरेटिव फिर वो जाति पर, आरक्षण पर टिक जाता है और आरक्षण के विरोधी, आरक्षण का समर्थक और बीजेपी का अपना नैरेटिव उसमें पीछे पड़ जाता है। तो उत्तर प्रदेश का इस समय जो प्रस्ताव मैं देख रहा हूं, तो उससे मुझे निराशा हुई है कि उत्तर प्रदेश ने अभी तक जो कार्यकारिणी की बैठक है, कार्यकारिणी की बैठक 3 महीने में होती है, चुनाव के बाद ये पहली कार्यकारिणी थी। कार्यकारिणी में जो 78 जिलों में बातचीत हुई थी, कार्यकर्ताओं से मंथन लिया गया था, काहे काहे हारे हैं, उस पर चर्चा करके उसके बिंदुओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, उसमें आए हैं, वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। एक सामान्य तौर पर जो सामान्य बैठक में प्रस्ताव होता है, उस तरह का यह प्रस्ताव है। कठिन समय का, विपरीत परिस्थिति का, अपने को बहुमत ना पाने के समय का यह प्रस्ताव ऐसा नहीं दिखता है जिससे कि बीजेपी भविष्य में दिले की कोई दूसरी दिशा लेने जा रही है। रागी जी, प्रस्ताव कैसा लगा? देखिए, मुझे तो संगीत जी, सॉरी, नहीं, मुझे तो लगा, मैं शुरू में ही कह रहा था, जो लोग हार के लिए जिम्मेदार हैं और जो अंदर से, आपने देखा होगा संजीव बालियान की आपने टिप्पणी सुनी होगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ अंदर से भरे हुए हैं लेकिन वहाँ बोल नहीं सकते। जब तक खुल कर के बात नहीं होगी, और 400 लोगों में खुल कर के बात नहीं हो सकती है। 20 जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको संगठन की जिम्मेदारी थी, प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, संगठन मंत्री थे और बाकी लोग जो जिम्मेदार थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जब तक वो खुल करके कमरे के अंदर बात नहीं कर लेते हैं और अपनी सारा वोमेट आउट नहीं कर लेते हैं, दोषारोपण के लिए नहीं, सब चीज खुल करके, मुझे लगता है तब तक ये सही विश्लेषण नहीं होगा। ये राजनीतिक प्रस्ताव बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, इसका कोई मायने नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए, आप राहुल गांधी पर अटैक करते हैं, बिल्कुल कीजिए, करना भी चाहिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो सार्वजनिक तौर पर आप न करें, ये भी हम समझ में आते हैं। लेकिन जिस प्रकार का आत्ममंथन होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लग रहा है कि करती हुई दिख रही है। 400 लोगों का डेलीगेट्स के बीच में जो एक होता है आत्ममुग्ध प्रशंसा की, दूसरों पर दोषारोपण करने की, वो प्रदेश अध्यक्ष
क्या प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारी ली? क्या प्रदेश अध्यक्ष ने त्यागपत्र देने की बात कही? प्रदेश अध्यक्ष तो कहा कि हम तो मजबूरी हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये कहते हुए सुना गया है उनको। ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष क्या रहना चाहिए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उनको इसलिए बनाया गया था ताकि जो है वो जो जाट बूथ है उसको वो गोलबंद कर सकें। क्या उन्होंने किया? क्या उत्तर प्रदेश में प्रदेश का कोई अध्यक्ष है ऐसा तो दिखाई ही नहीं दिया। कहीं सभाएं उनकी, कहीं आप चर्चा, वो कहीं भी पूरे चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई दिया। और फिर भी वो आज भी हारने के बावजूद भी वो बने हुए हैं पद पर। मुझे लगता है कि एक कोर्स करेक्शन करना चाहिए। और ये इसके लिए नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का रहना, सत्ता में रहना इस देश के भविष्य के लिए आवश्यक है। मैं इसलिए कह रहा हूं, देश के भविष्य के लिए, देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां सत्ता के शीर्ष पे नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करना है। और इसके लिए एक जरूरी, एक विश्वसनीय और ईमानदार आत्मचिंतन की आवश्यकता है। मुझे इस राजनीतिक प्रस्ताव में नहीं दिख रहा। आरक्षण ने चुनाव बिगाड़ा और इसलिए बार बार क्या बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि जनता को याद दिलाए आरक्षण खत्म नहीं होने जा रहा है? ओबीसी दलित समुदाय को ये बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके साथ हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और प्रदेश कार्य समिति की बैठक ऐसी औपचारिक होती है। उसके अंदर आप ये सोचो कि अंदर के अंदर जो डिस्कशन हुआ होगा कि दूसरे दलों के लोगों को लाकर हमने टिकट दिया, उसके कारण हारे, ओबीसी हमसे वोट नाराज होकर चले गए हैं, प्रदेश के संगठन में और सरकार में सामंजस्य नहीं था, उसके कारण हारे, प्रदेश की सहमति केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं ली, उसके कारण हम हारे हैं, हमारे साथ भीतरघात हुआ है कुछ विधायकों का। तो ये जो कारण होते हैं सार्वजनिक रूप से पार्टी बयान नहीं करती है। जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है तो ऐसे औपचारिक प्रस्ताव पास होते हैं, सभी राजनीतिक दल ऐसे ही करते हैं। चर्चा यह है कि क्या इस बैठक के अंदर, जब इनके बंद कमरे की बैठक होगी, प्रदेश आज नड्डा जी गए, प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे, प्रदेश के संगठन महामंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जिलाध्यक्षों से बात करेंगे। 1900 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल अध्यक्ष है, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, उनका फीडबैक का चर्चा होगी। तो क्या जो बंद कमरे के अंदर जो चर्चा होगी उस चर्चा का जो निष्कर्ष निकलेगा वह केंद्रीय नेतृत्व, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जब उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन होगा, तो क्या उन कारणों पर विचार करेगा। और उत्तर प्रदेश हार के कारणों की तो अभी भूपेंद्र जी कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे, रिपोर्ट सौंप कर गए कि किन कारणों से हारे। तो मुझे लग रहा है उस पर चिंतन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए और सार्थक निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। राजनीतिक प्रस्ताव ऐसे ही आएंगे कि आप राहुल गांधी से कहोगे कि वह सत्ता में आएंगे तो हिंदू नाम पर बैन लगा देंगे, अखिलेश यादव के बारे में आप ये कहोगे, लेकिन जो असली कारण रहे, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी बंद कमरे में चर्चा करेगी, उसे गंभीरता से लेगी, जो फीडबैक जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से आया होगा उसे गंभीरता से लेगी और उसे अगर इंप्लीमेंट करती है तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से हवा में बातें करती रहेगी और जो जमीनी कारण है उसे अगर मुंह मोड़ देगी तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर 2027 में फिर एक बड़ा संघर्ष करने का समय आएगा। राशिद जी, ये प्रस्ताव ठीक है? इससे कोर्स करेक्शन हो जाएगा? मीनाक्षी देखिए, ये पूरा हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है। भाजपा जो है, जैसे आडवाणी जी ने कहा था कि इवेंट मैनेजमेंट का काम करने लग गई है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। अब राहुल गांधी के बारे में एक ऐसी ऊट पटांग सी बात कह दें उससे हेडलाइन बन जाए। देखिए, राहुल गांधी का जो भी एक राजनीतिक ग्राफ बड़ा है, जो महात्मा गांधी का एक बड़ा मशहूर एक उनका कोटेशन है कि कभी कभी हम अपने विरोधियों के कारण आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का इतना ज़्यादा विरोध करना और तमाम ऐसी बातों के ऊपर जो मुद्दों जिन पर कोई तथ्यहीन बातें हैं उनका उस पर विरोध करके वो राहुल गांधी को और ज़्यादा बड़ा एक लीडर बना रहे हैं। बात ये कहना कि साहब आरक्षण के लिए संविधान की वजह से हम हार गए, अरे आरक्षण का आधार क्या होता है? आरक्षण का आधार जाति होता है। जाति जनगणना की बात जब राहुल गांधी ने करी तो प्रधानमंत्री या भाजपा दो ही बातें कह सकते हैं, क्या हम जो है वो जाति जनगणना के पक्ष में हैं या हम उसके विरोध में हैं। दोनों बातें नहीं कही गई, बीच की बात, इधर की बात उधर की उधर। अगर आप आरक्षण कर रहे हैं देश में तो उसका एक आधार होना चाहिए, संख्या के आधार पर कौन सी जाति का कितना हुआ है और उसकी आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कितनी पिछड़ी हुई है और उसके आधार पर उसको आरक्षण देना चाहिए। संविधान की बात की जाती है, संविधान में आरक्षण जो है वो एक टेम्परेरी मेजर था, 10 साल की बात थी। राशिद जी नहीं, आप मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी। राशिद जी, मुझे पता है देश में जाति के आधार पर यदि आरक्षण दिया जाएगा तो ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिसका 0.222% है, उनका क्या होगा?
यही तो मुस्लिम समाज चाहता है। कोई इस मुस्लिम देश को समाज की हिंदू बात नहीं समाज जो है वो तो, जातियों में बांट दिया आप उसको जाए। आप विषय नहीं 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 हम विषय मुस्लिम समाज नहीं। सच्चाई यही है कि इस देश को जातियों में बांट करके टुकड़ों में बांट करके एक तरफ तो इस्लाम को खड़ा किया जाता है और हिंदू समाज को जातियों में बांट दिया जाता है। भाजपा मन खड़ा करके प्रधानमंत्री सदन में आके कह दे कि हम जाति जनगणना के विरोध में है, हम जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, हम नहीं कराएंगे, ये कह दे, ये भी नहीं कहते। नहीं तो इसका मतलब ये है कि भाजपा सरकार ने भी तो कराया था, क्यों नहीं जारी किया? नहीं, अब आप विपक्ष को दोष दे रहे। मैं तो भाजपा की बात, आचरण की बात कर रहा हूं। उसके कारण आपको आप बोलिएगा, देखिए बीजेपी में नरेंद्र मोदी सरकार ने यह फैसला किया कैबिनेट ने कि यूपीए सरकार में जो जनगणना हुई है उसको हम जारी करेंगे। अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने जब देखा कि 46 लाख गोत्र और जातियां आ गई है तो उसने रिपोर्ट दिया कि एक तो इसमें इतने दोष है और भारत में जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि आप कंप्लीट रिपोर्ट दे ही नहीं सकते। इन 46 लाख जाति और गोत्र को कहां शामिल करेंगे? तो आप हवा में उड़ा दिए जातीय जनगणना। भारत की जाति व्यवस्था जितनी जटिल है, अंग्रेज 4000 जाति गिनते थे, उसमें 46 लाख जातियां और गोत्र है। आप उस रिपोर्ट को देख लीजिए, अरविंद पनगड़िया ने सरकार को दिया कि इसको जारी करना संभव नहीं है, इसलिए हर चीजें बोली नहीं जाती है। देश में जाति के नाम पर आग लगाने के लिए इस देश के गैर जिम्मेवार नेता, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है, कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसमें नेहरू जी की पहली कैबिनेट ने निर्णय किया था कि अब आजादी में जातीय जनगणना नहीं होगी, केवल हम अनुसूचित जाति की करेंगे। भाजपा यही कहते हैं। भाजपा पर यहां बहस नहीं करें, आपके जैसा बुद्धिजीवी जो पढ़ा लिखा आदमी है, सवाल राहुल गांधी के आग लगाने का, राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए बात कर सकती हैं, लेकिन हम लोगों का क्या काम है? जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उस समय 5000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। प्रणब मुखर्जी ने विरोध किया कि नहीं होना चाहिए। उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने विरोध किया कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। तब कमेटी बनी प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में। टीवी के सुनने वाले, देखने वाले बात साफ जानते हैं। सुनिए, आप कंफ्यूज मत, एक मेरी बात भी आप सुन लीजिए। मैं तो फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, फैक्ट आपकी बात, आप कह रहे आरक्षण की बात कर रहे हैं कि भाजपा आरक्षण देगी और भाजपा आरक्षण दे रही है, संविधान में कोई तब्दीली नहीं होगी, ये तमाम बातें। उस आरक्षण का बेसिस क्या होता है? उस आरक्षण का किस बुनियाद पर आरक्षण दिया जाता है? जाती है। तो जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, जाति आधार नहीं है। आप और संदीप, आप और संगीत रागी पहले तय कर लीजिए, आधार क्या है? क्लास को सुप्रीम कोर्ट ने जाति के साथ जोड़ा कि ऐसी जातियां हैं जो ये हैं। लेकिन क्या क्लास अपने आप में, क्या कास्ट जो है ओबीसी जो कैटेगरी है, क्या मोनोलिथ कैटेगरी है? क्या यादव की कैटेगरी जो है वो बाकी लोगों की कैटेगरी एक ही कैटेगरी है? क्या कुर्मियों की कैटेगरी और ओबीसी के अंदर एक ही कैटेगरी है? क्या यानी कि यदि 18% है तो यादव को 18% आरक्षण मिलना चाहिए, 10% आरक्षण मिलना चाहिए। इस देश को इस तरीके से चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस देश में सामाजिक संघर्ष पैदा करने की सोच है जातीय जनगणना। नेहरू जी की कैबिनेट ने उसके बारे में लिखा है कि हम क्यों नहीं जातीय जनगणना कराएंगे। मैं इसीलिए कहता हूं कि विदेशी ताकतों के हाथों में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। ये जातीय जनगणना और जातीय आधार, जातीय जनगणना जो है वो उसी का बड़ा एक्सटेंशन है। जातीय जनगणना हो ना हो, आरक्षण रहेगा, खत्म कर दिया जाएगा, ये तमाम तरीके के नैरेटिव पॉलिटिक्स में पहले भी इस्तेमाल किए जाते रहे, आज भी इस्तेमाल हुए और आगे भी इस्तेमाल किए जाते रहेंगे। बस देखना यह है कि किसे इसका पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है और किसे नुकसान हो रहा है। आज बीजेपी को तो ये कहना पड़ रहा है ना कि आरक्षण हम देंगे और हम ओबीसी और दलित के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हम उनके आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करने जा रहे हैं। अगली खबर पर हम बात कर लेते हैं। रांची में आरएसएस की 3 दिन की बैठक का आज आखिरी दिन है। 46 प्रांत प्रचारक और प्रभारी बैठक में शामिल हुए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक को संबोधित किया और रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय कैंपस में जो 12 जुलाई से बैठक शुरू हुई थी, आज उसका अंतिम दिन है। बहुत सारा विमर्श हुआ है। आरएसएस के काम करने का तरीका क्या है, इसके काम करने की प्रणाली क्या है, कितना ये डीप रूटेड संगठन है समीर जी, कि आज अगर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो, चाहे महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात हो, तो संघ भी अपनी एक रिपोर्ट भेजता है कि आपकी स्थिति क्यों अच्छी रही, आपकी स्थिति क्यों खराब रही। और इसी आरएसएस संगठन को लेकर एक भ्रम यह भी फैलाया जाता है कि ये भेद पैदा करने वाला संगठन है।
जबकि कितने समाज सेवा में भी लगा हुआ है, वो तमाम रिपोर्ट्स तो हम कई बार देख चुके हैं। पहले एक बार हम जरा बयान सुनाते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ऐसा है कि मुझे लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा ऊपर तो जनता होती है ना, लोकतंत्र में, लोकतंत्र है ये। तो लोग जो होते हैं वो सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपनी अपनी बात लोगों के पास ले जाते हैं, और लोग जो होते हैं वो उन बातों के आधार पर अपने निर्णय देते हैं। तो मुझे लगता है जनता ने अपना फैसला दिया है, सबको उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए, बड़ा मतलब एकदम देखिए, छोटे से में पूरी बात है। संघ के बयान इसी तरीके से आते हैं। देखिए, जुलाई बैठक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। संघ की 3 बैठकें होती है साल में। एक जुलाई बैठक होती है, प्रांत प्रचारकों की होती है। एक दशहरे के बाद और दिवाली के पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, और मार्च के अंदर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है। प्रतिनिधि सभा की जो बैठक मार्च में होती है वो सर्वोच्च बॉडी होती है, उसमें सारे डिसीजन उसी में होते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि चुनाव के बाद चर्चा करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। ये जुलाई बैठक हर साल होती है, इस बार चुनाव के बाद हो रही है। इससे लोगों को ऐसा, कई लोगों को गलतफहमी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का वहां विश्लेषण होगा। देखिए, संघ के अपने काम है। अगले साल 2025 में संघ के शताब्दी वर्ष 100 साल पूरे हो रहे हैं। संघ उसके लिए योजना तैयार कर रहा है। संघ के प्लान है कि जब 100 साल पूरे हो संघ के, उस समय देश के हर गांव में संघ की शाखा हो। और संघ तो सामाजिक समरसता के लिए काम करता है, सबको साथ लेकर चलने के लिए काम करता है। जिस तरीके से समाज के अंदर विभाजनकारी काम हो रहे हैं, जातियों में बांटा जा रहा है, संघ इसी विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ 1925 में बना था और सभी को साथ लेकर चल रहा था। संघ ने तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आए थे कि एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर होना चाहिए। संघ जाति में बांटने के खिलाफ रहा है और संघ रहा है कि सब साथ में मिलकर चले। तो मुझे लगता है कि संघ की अपनी योजना है। संघ हर घर में पहुंचना चाहता है, हर बस्ती में पहुंचना चाहता है। संघ चाहता है कि शाखाएं बढ़े। अब शाखाएं बढ़ गई है तो संध्याकालीन शाखाएं बढ़े, तो संघ के अपने बड़े एजेंडे, संघ उस पर काम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये सोच लेना, कई जगह मीडिया पे चल रहा है कि संघ में वहां पर जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसको लेकर संघ वहां पर पूरा 3 दिन मंथन करने वाला है, यह एक हिस्सा है। अभी इसी महीने के अंत में केरल के पलक्कड़ में भारतीय जनता पार्टी और संघ के समन्वय समिति की बैठक होने वाली है। वहां पर राजनीतिक इस पर संघ चर्चा करेगा। आज प्रांत प्रचारकों की जो बैठक हो रही है, जहां संघ के 46 प्रांत प्रचारक गए, क्षेत्र प्रचारक गए, संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य गए, वहां पर संघ अपनी कार्य योजनाओं को करेगा। अभी पिछले महीने संघ शिक्षा वर्ग खत्म हुआ है। जब संघ के नए प्रचारक पूरे देश में निकलते हैं तो उनको लेकर संघ करेगा। अपने अनुशासित संगठनों की संघ वहां पर बात करता है। संघ अपने प्रचारकों को कहां भेजना है, कहां किसका दायित्व बदलना है, किस और नई योजनाओं को जोड़ना है, उस पर चर्चा करता है। संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, पूरे देश में फैला हुआ संगठन है। तो संघ के पास काम करने के लिए पूरे देश के अंदर है। सिर्फ एक राजनीति पर चर्चा संघ 3 दिन नहीं करता है। ठीक है, संघ का कोई राजनीति का विषय आएगा तो एक सेशन में संघ उसे विचार कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि संघ ने इसे पूरे विस्तृत रूप से विचार किया होगा और 2025 में जो संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं उसको लेकर में पूरी चर्चा की होगी। एक संगठन रशीद जी कि जो 100 साल पूरे करने जा रहा है, उस संगठन को लेकर कितनी आसानी से विपक्षी दल यानी कांग्रेस पार्टी की अगर हम स्पेशली बात करें, वो सीधा सीधा टीका टिप्पणी कर देता है कि संगठन की कोई भूमिका ही नहीं है। अगर भूमिका नहीं होती, संगठन की ताकत नहीं होती, तो यूं ही क्या 100 साल पूरे कर देता? जी देखिए, संघ 100 साल पूरे कर रही है, इसको लेकर उन्होंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस और समसेवक संघ के रिश्ते हैं, उसमें बड़े मतलब जैसे हम कहते हैं कि उतार चढ़ाव का दौर रहा है। कई बार ऐसे बात रहे कि कांग्रेस और संघ में भी जो था एक तरीके का राजनीतिक रूप से पर्दे के पीछे हुआ हो, तालमेल हुआ हो। 1984 की बात है, इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व की बात है। आज इमरजेंसी के बारे में कहा जा रहा है, संविधान हत्या दिवस, और उसके बाद इंदिरा गांधी के बारे में जो बहुत सारे संघ के लोगों की उनकी क्या टिप्पणी थी, नानाजी देशमुख ने उनके बारे में क्या कहा था, उनकी मृत्यु के बाद में क्या कहा था, ये सारी चीज़ों का भी संज्ञान लेना चाहिए। अगर RSS जो है इस मामले में सीरियस है राष्ट्रीय निर्माण में, तो विपक्ष को जो 47% इस समय देश लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उससे भी उन्हें बातचीत करनी चाहिए। और इस तरह के जो व्यक्तिगत हमले होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे संघ की ओर से हो, उसे बचना चाहिए। आज मीनाक्षी, मेरी नज़र में संघ के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या वो भाजपा के साथ ही चल के अपने आप को आगे बढ़ाए या वो दूसरी तरफ देखे और तमाम राजनीतिक दलों को, वामपंथियों को छोड़ के बाकी दलों की तरफ भी वो कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत और तालमेल की बात करे। ये उनके लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है। रशीद जी, मैं बस एक बात जोड़ देता हूं कि भाजपा के साथ संघ आगे नहीं बढ़ रहा है, संघ के कारण भाजपा आगे बढ़ी होगी।
भाजपा नहीं थी तब भी राष्ट्रीय सेवक संघ था, 1925 में बना था, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है और संघ हमेशा रहेगा। राजनीतिक दल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते रहेंगे, संघ राजनीति करता है, संघ का अपना जो एजेंडा है संघ 1925 से उसी पर चल रहा है। एक खबर और जो विदेश से आई, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर लगातार प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो जो बाइडेन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब एक ऐसे ही कार्यक्रम में खड़े हुए थे तब उन पर एक जानलेवा हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गए। चुनावी सभा के दौरान उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। पेंसिल्वेनिया के बटलर में डोनाल्ड ट्रंप चुनावी सभा में भाषण देने के लिए पहुंचे और भाषण के दौरान ट्रंप पर सभा स्थल से ही दूर एक बिल्डिंग से हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक गोली ट्रंप के कान को चीरते हुए निकल गई। इस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा सोशल मीडिया एक्सपोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में केवल संवाद की बात होती है, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। संगीत रागी जी, हम बार बार विदेश की बात कर रहे थे। विदेश में अभी इस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए प्रचार का दौर है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला होना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दोनों पार्टियों ने, चाहे वो जो बाइडेन भी हो, उन्होंने भी बहुत इसकी निंदा की है और सीक्रेट सर्विस को लेकर के बड़ी प्रशंसा की है। हमारे यहाँ यदि ये बात होती, आप सोचते यदि इस प्रकार की घटना घट जाती तो विपक्ष सबसे पहले जो है, भगवान न करे वो नहीं, मैं भगवान न करे, बिल्कुल सही कहा आपने, तो दोषारोपण किस पर करता? जो अपने एजेंसी है, नहीं, एजेंसियों पर यह करता। एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में एक स्वस्थ संवाद होता, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो है वो बिटरनेस बहुत ज़्यादा हुआ है। यदि आप पहला संभाषण, प्रेसिडेंशियल डिबेट यदि आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने और जो बाइडेन ने, दोनों ने जिसे कहते हैं कि बहुत निचले स्तर पर आकर के वहाँ एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में ये घटना घटी है तो ये अभी पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि किसने करवाया है, किसकी साजिश थी। अमेरिका का इतिहास रहा है कि उनके प्रेसिडेंट पर अटैक हुआ है, उनके प्रेसिडेंट मारे भी गए हैं अटैक में। वैसी स्थिति में अभी ये देखना थोड़ा सा बड़ा ये कठिन दौर है मुझे, लेकिन लगता है इसमें अब जो है तस्वीर थोड़ी सी बदलेगी। वहाँ पर जो डेमोक्रेट्स कल जाकर के जो बाइडेन के साथ भी खड़े थे, वो आज के दिन में वो ट्रंप की तरफ झुकेंगे और ट्रंप के खेमे में जो लोग थोड़ा बहुत अनमनस्क ढंग से ट्रंप के साथ नहीं खड़े हो रहे थे, अब वो एकजुटता उनको आपको दिखने नहीं। इस पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप का पलड़ा पहले से ही कहा जा रहा था कि थोड़ा एज है, वो जीत रहे हैं इस चुनाव को, लेकिन इस अटैक के बाद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रिपब्लिकन पार्टी के बहुत बड़ा एज होगा और डेमोक्रेट के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। जो है इस घटना के बाद बिल्कुल, सिंपैथी भी मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप को। रशीद जी, सिंपैथी जी, इनके साथ जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल प्रथम दृष्टि में एक तो पहली बात, सभ्य समाज में इस तरह की बात होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लोकतंत्र में, अमेरिका बड़ा एक लोकतंत्र है तो इसकी पूरी भर्त्सना करी जानी चाहिए। लेकिन देखिए मीनाक्षी, अमेरिकी राजनीति में बड़ी गहराइयाँ हैं। वहाँ एक डीप स्टेट का भी कॉन्सेप्ट है। अगर हम में से जिन लोगों ने कभी एक वो देखा होगा, एक वो सीरियल आया था और बहुत दिनों चला था, हाउस ऑफ कार्ड्स के नाम से, उसमें जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति और उसके इर्द गिर्द को लेकर के जो राजनीति होती है, इस तरीके की रणनीतियाँ बनाई जाती है, उसमें बहुत सारा, तो मुझे लगता है अभी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि हमें पता चले कि कौन है। उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं मिली, बड़ी अजीब सी चीज़ें भी उसमें नजर आ रही हैं जो हमला हुआ है। जैसा मैंने कहा, हमला प्रथम दृष्टि में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक रूप से लाभ भी होगा, लेकिन हमें देखना होगा कि वो उसके पीछे मंशा क्या थी, क्या उसका मैकेनिज्म हुआ। और बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस को, सीक्रेट एजेंसीज को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि अमेरिकन राष्ट्रपति या उसका उम्मीदवार जो होता है उसकी पूरी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उसमें चूक हुई और उस पर बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए। आज कहानी कुर्सी की में हमें चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। अब अमेरिका से लेकर जो हमने उत्तर प्रदेश तक की पूरी यात्रा की, या यूं कहें उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान होते हुए, झारखंड होते हुए, रांची होते हुए हमने अमेरिका तक की यात्रा कर ली।